हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार 3 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 13 से 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है, कि आप किस तरह से हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। उसके प्राइसेस यार बहुत ही कम है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। याद रखना है, एप्लीकेशन का नाम अफेयर्स क्लाउड नहीं है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन और 2 साल की सब्सक्रिप्शन दोनों बाय कर सकते हैं। और आप इस ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे? अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करने से नहीं ऐप आगे आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और सीधे ही आप ऐप को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और दोनों के प्राइसेस यार बहुत ज्यादा कम है। 1 साल और 2 साल की दोनों की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा, जो कि है affairscloud.com। तो यार स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, जो कि आप पीडीएफ को सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ में 2 तरह की पीडीएफ्स होंगी। एक में होंगे थ्रेटिकल मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर उसी दिन के, एक में होंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, और दूसरी पीडीएफ है क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो करंट अफेयर्स आपको मिलेगा थ्रेटिकल फॉर्मेट में, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें हम आपको वीक वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स में क्या होगा, आप अपने करंट अफेयर्स को जो डेली बेसिस पे करते हो उसको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट होगा, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो वीकली टेस्ट के थ्रू, ताकि आप ये जान सको यार कितना करंट अफेयर आपको याद रहता है और कितना और करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। इसका मतलब पूरे जो महीने का थ्रेटिकल करंट अफेयर होगा वो आपको मिलेगा, डिटेल्ड करंट अफेयर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसमें आप वो थ्रेटिकल करंट अफेयर को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आप करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले थ्रेटिकल फॉर्मेट में। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। अपने आप में इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को पढ़ना है। नेक्स्ट होगा टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, वो भी किस फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करवाया जा रहा है, डेली वाइज, वीकली वाइज और मंथली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करके, वो भी अलग अलग सेक्शन वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करके आपको करंट अफेयर जो है वो अच्छा करवाया जाएगा। और गाइस, इसमें आपको जो भी प्राइस शो होगा ऐप के ऊपर ऑलरेडी कम है, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे एक बार देख के, लेकिन उसके ऊपर भी हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके लिए आपको कोड कौन सा यूज करना पड़ेगा, H10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसके ऊपर मिल जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं आज की दो बेस्ट इमेजेस और 3 मार्च ऑफ 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर ए बायोग्राफी ऑफ जो बाइडन। तो यार सबको पता है कि जो बाइडन जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति बन चुके हैं और 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। ट्रंप जी का टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, तो जो बाइडन जो है वो नए राष्ट्रपति बने। अब उनके ऊपर यार एक जो है वो बायोग्राफी लिखी गई है, उनकी जीवन कथा जो है वो लिखी गई है, लेकिन उन्होंने खुद जो है वो नहीं लिखा, किसी और ने इसको लिखा। अदरवाइज हम यहां पे लिखते ऑटोबायोग्राफी। रिसेंटली आपने देखा था कि कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उनके ऊपर भी लिखी गई है, और उनकी भी आत्मकथा जो है वो किसने लिखी है, वो लिखी है डैन मोरेन ने। ये बात हम कर रहे हैं कमला हैरिस की, लेकिन यहां पे बात हो रही है जो बाइडन की। जो बाइडन की लिखी है किसने? यहां पे बिल्कुल बच्चे सही बता रहे हैं, इवान ओस्नोस ने जो है वो ये बुक लिखी है। याद रखना है ये बायोग्राफी किसकी है, जो बाइडन की। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसका मतलब 90% से ज्यादा क्वेश्चन के चांस है कि क्वेश्चन आएगा। तो आपने नाम याद रखना है, इवान ओस्नोस, उन्होंने इस बुक को लिखा है। खुद वो नेशनल बुक अवार्ड विनर है और बुक का नाम है जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर। मतलब एक नया अमेरिका बनाने की ओर जो है वो जा रहे हैं, किस तरह से बनेगा, कुछ पॉलिसीज, कुछ सोच जो है वो उनकी यहां पे लिखी हुई है। इवन उनकी कुछ कन्वर्सेशंस जो कि हुई हैं अलग अलग लोगों के साथ, खास करके जिनके टाइम पीरियड पे वो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, जैसे कि बैरक ओबामा, आप कह सकते हो कॉरी ब्रूकर, और ऐसे अलग अलग पर्सन जो उनकी पार्टी से जो है वो लिंक करते हैं, उनसे उनकी बात हुई और वो भी इसके अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। इवन यहां पे फॉरेन अफेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से वो अमेरिका को सोचते हैं, कि किस तरह से अमेरिका जो है वो होना चाहिए। उनका 50 साल का पॉलिटिकल करियर और उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। उन्होंने क्या खोया है, किस तरह से जो है वो उनकी लाइफ
उसमें चेंजेस है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यार बुक का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम है जॉ बाइडेन अमेरिकन ड्रीमर। नाम से पता लग रहा है बायोग्राफी है, लेकिन किसने लिखी है? ये लिखी है इवान ओसनॉस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो हमने ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास ये न्यूज की थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में कवर किया था जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो न्यूज में था, जिसको हम पीआईबी भी कह देते हैं। तो काफी बच्चे यार पीआईबी को पढ़ते होंगे, तो मेरे ख्याल से पीआईबी यार अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और उनका प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है वो किनको अपॉइंट किया गया, क्योंकि रिसेंटली कुलदीप सिंह दत्तवालिया जी, उनका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं 28 फरवरी 2021 को, मतलब 3 दिन पहले जो है वो क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं। तो नए पर्सन जो हैं वो आए हैं, और किसने जगह ली है? आंसर क्या होगा? जयदीप भटनागर। तो आंसर यार बिल्कुल सही है, जयदीप भटनागर। तो उन्होंने जो है वो जगह ले ली है, किसकी? वो ले ली है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, और ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जो है वो बन चुके हैं, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है इस डिपार्टमेंट की। और याद रखना है, पहले वो डायरेक्टर जनरल थे किसके? ऑल इंडिया रेडियो के, अगस्त 2020 तक, अगस्त 2020 से जो है वो चलते आ रहे हैं। पहले भी थे, उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था। इससे पहले वो प्रसार भारती में भी रह चुके हैं, और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज में रह चुके हैं सरकार के अंदर। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दूरदर्शन के अंदर भी वो काम कर चुके हैं। तो जयदीप भटनागर नाम एक बार छप जाना चाहिए, पिक्चर एक बार दिमाग में छप जानी चाहिए, जयदीप भटनागर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन याद रखना है, स्लाइड से याद रखना है, जो सेकंड क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं पीआईबी वाला। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी बिकम्स डैश रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। तो इसमें दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक तो मुकेश अंबानी जी का रैंक तो आपने बताना ही है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल रिच लिस्ट जो उन्होंने निकाली है उसमें इनका रैंक जो है वो कौन सा है, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि टॉप किसने किया है। साथ ही साथ मैं सबके आंसर देखता हूं हर रोज, चैट बॉक्स के अंदर मैं देखता हूं आंसर क्या है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा दोस्तों इसका एलन मस्क। तो एलन मस्क जो है वो टॉप हुए हैं, मतलब पूरा जो लिस्ट है वो टॉप किसने की? एलन मस्क ने, मतलब सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है वो एलन मस्क बन चुके हैं, सीईओ हैं टेस्ला के। और दूसरा स्थान जेफ बेजोस जी का है, सीईओ हैं अमेजॉन के। और ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और मुकेश अंबानी जी का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। तो याद रखना है, ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जो है वो याद रखना है, उसमें मुकेश अंबानी जी का रैंक 8th है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। और इंडिया ने 40 बिलियनियर्स जो हैं वो नए ऐड किए हैं 2020 की लिस्ट से अगर कंपैरिजन करेंगे। और आपने याद रखना है 2020 की लिस्ट में मुकेश अंबानी जी का रैंक जो है वो कौन सा था? 9th रैंक था। तो इसका मतलब उनका रैंक जो है वो बड़ा है, उनकी जो है वो यहां पे जो संपत्ति है वो इंक्रीज हुई है। तो एलन मस्क यहां पे टॉप में है। तो एक दो पॉइंट आपने थोड़े से याद रखने हैं कि एक तो 2020 में उनका रैंक 9 था, तो एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2020 भी पूछ सकता है। पहली पोजीशन एलन मस्क, दूसरी जेफ बेजोस के पास है, ये याद रखोगे। और याद रखना है कि एलन मस्क जो हैं वो उन्होंने नंबर 1 स्पॉट पे आए हैं पहली बार एट द एज ऑफ 49 ईयर, इज द यंगेस्ट टू टेक नंबर 1 स्पॉट। मतलब सबसे यंगेस्ट पर्सन जिस पहली पोजीशन पे आ चुके हैं, नंबर 1 आ चुके हैं, वो कौन है? एलन मस्क हैं। और अपूर्वा मेहता जो कि इंस्टाकार्ट की आप कह सकते हो सीईओ है, निखिल कामना जो कि जेरोदा से रिलेटेड है, एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, और ये यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर्स हैं जिनकी नेटवर्थ जो है वो 1.7 बिलियन है। तो यार ये भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, और ये यंगेस्ट हैं इंडिया की तरफ से। तो याद रखना है अपूर्वा मेहता और निखिल कामत। और इंडिया जो है वो 3rd स्पॉट पे है ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में। और इंडिया से कितने बिलियनियर्स इस लिस्ट में शामिल हैं? 209 बिलियनियर्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो भी मुकेश अंबानी जी का रैंक जो है वो दूसरा स्थान आएगा, क्योंकि पहला स्थान जो है वो किसका है? वो है चाइना के एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो बिलियनियर, जो कि चाइनीज बॉटल वाटर मेकर हैं, जिनका नाम है ज़होंग। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने बिलियनियर्स की लिस्ट जो है वो डिस्कस की थी, तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which RRB become India's first RRB to launch digital saving account opening facility through video know your customer facility? तो यार पहले क्या होता था कि जितने भी ग्रामीण बैंक थे, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स थे, उसमें आपको जाके अपना सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ता था। लेकिन यार अब ऐसा पहला RRB हमारे पास आ चुका है जो कि डिजिटल सेविंग अकाउंट आपका खोल देगा। वीडियो आपकी कॉल होगी, वीडियो कॉल के थ्रू नो योर कस्टमर, मतलब आपका जो KYC नॉर्म्स है वो पूरे किए जाएंगे और सारे प्रूफ्स लेके आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा।
तो यार ये आरआरबी जो है वो कौन सा है, ये आपने जो है वो मुझे बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यार, बैंकिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ये क्वेश्चन 90% से ज्यादा है कि आ सकता है। और मैं बता देता हूं ये फीचर जो है वो एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश सिंह खरा जी, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और खास बात क्या है कि ये ग्रामीण बैंक के जो स्पॉन्सर हैं वो कौन है, वो एसबीआई है। मतलब ये अपने आप में एक बात है कि इसका स्पॉन्सर जो है वो कौन है, वो एसबीआई है। और यार एक बैंक नहीं है, ये दो बैंकों ने इकट्ठा किया है। इसका मतलब आंसर तो आपको क्लियर होगा, अगर दो बैंक इकट्ठे हैं तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। मतलब एक तो तेलंगाना ग्रामीण बैंक होगा, एक आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक होगा, दोनों ने मिलकर जो है वो इस नई फैसिलिटी को क्या किया है, ओपन किया है। तो एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबी, तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक दोनों याद रहेंगे इकट्ठे, लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी फैसिलिटी। तो आप देख सकते हो दोनों सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए इस फैसिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर हैं। तो जीरो कॉन्टैक्ट के थ्रू इस कमर्शियल बैंक की श्रेणी में जो है ये एक तरह का फीचर जो है वो चलता है। तो कमर्शियल बैंक से ये फीचर अब आरआरबी में ट्रांसफर होने वाला है। मतलब आरआरबी भी जो है वो इस फीचर के ऊपर क्या होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और मैं बता दूं काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि स्पॉन्सर बैंक जो है वो बेसिकली कितना शेयर करता है। तो याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 50% रहता है आरआरबी में, और स्टेट गवर्नमेंट का 15% रहता है स्टेट का। और अगर आपको पूछा जाए स्पॉन्सर बैंक का, तो स्पॉन्सर बैंक का शेयर रिमेनिंग मतलब 35% रहेगा। और इन दोनों का जो स्पॉन्सर बैंक है वो कौन सा है, वो है हमारे पास एसबीआई। और हमारे देश में पहले तो आरआरबीज ज्यादा थे, लेकिन अभी काफी आरआरबीज को मर्ज किया जा रहा है। तो अभी हमारे पास 43 आरआरबीज हैं करंटली। तो इस चीज को याद रखना है। और साथ ही साथ तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक दोनों चीजों के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच इंडियन एक्टिविस्ट हैव been featured in the 2021 Time 100 Next like Time Magazine's 100 Emerging Leader List। तो यार टाइम मैगजीन जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो कि वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स की पहचान बताती है कि जो है वो उनका जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो पहुंच है वो इंक्रीज हो रही है। तो उसमें अब एक इंडियन एक्टिविस्ट को भी लिया गया। वैसे तो यार 6 बंदों को लिया गया है इंडिया में से, 5 इंडियन ओरिजिनल पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन इंडिया में रहती नहीं है, इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज हैं, एक इंडियन एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं यहां पे पूछ रहा हूं इंडियन एक्टिविस्ट, तो यार आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हो वैसे तो ये सारे के सारे एक्टिविस्ट ही हैं, कुछ इसमें से पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, लेकिन आंसर क्या होगा, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद भाई आपको हो गए सर आज तो चंद्रशेखर आजाद जिंदा नहीं है, लेकिन यार मैं हिस्ट्री वाले चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी चीफ। तो ये भीम आर्मी के जो हैं वो चीफ हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। वो ओनली इंडियन एक्टिविस्ट हैं जो 100 टाइम्स मैगजीन के अंदर उनका नाम लिया गया है। तो वैसे 5 इंडियन ओरिजिनल पर्सनैलिटीज हैं और एक इंडियन एक्टिविस्ट हैं जिनको इसके अंदर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और 5 इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, विजय गड़ा, और ये हैं चीफ लीगल ऑफिसर ऑन ट्विटर, ऋषि सुनक ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अपूर्वा मेहता फाउंडर एंड सी ऑफ इंस्टाकार्ट, शिखा गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नॉन प्रॉफिट गेटस पीपी, एंड रोहन पावुलूरी फाउंडर ऑफ नॉन प्रॉफिट अपसॉल्व। लेकिन यार ये ज्यादा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है वो ओनली एक इंडियन है जो इस लिस्ट के अंदर। फिर से ये क्वेश्चन जो है वो स्लाइड से ही कवर करना है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने वाला नहीं है, यही चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें क्वेश्चन है, विच रेलवे इनॉग्रेटेड द न्यूली कमीशन्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। यार ये रेलवे में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये इसकी खास बात है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने कवर कर लेना है, और वेरी इंपॉर्टेंट में भी हम पहले नंबर पे इसको लेके चल रहे हैं, बिकॉज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी ये सिस्टम जो है वो आपने देखा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम जो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये एयरप्लेन्स में जो है वो यूज होता है। लाइक पायलट का जो कांटेक्ट है एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ रहता है, ताकि वहां से जो है वो डायरेक्शंस उनको मिल सकें। तो ऐसे ही अब रेलवे का भी हुआ करेगा, ताकि एक्सीडेंट हो जाए या कोलिजन होने में जो है वो क्या हो सके, बचाव हो सके, कोई ट्रेन की देरी है, किस तरह से आगे पहुंचना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको इस मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू मिल जाए। और कौन से रेलवे ने इसको स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया वेस्टर्न रेलवे ने। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, वेस्टर्न रेलवे। तो मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम कमीशन्ड इन वेस्टर्न रेलवे एंड फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवे। तो आपको बताया रेलवे जोन्स बहुत है इंडिया के अंदर, तो 18 रेलवे जोन है, आप सबको पता है, लेकिन यहां पे 4 रेलवे जोन आपको दिख रहे हैं। तो मैं 4 का हेडक्वार्टर आपको बता देता हूं, लेकिन किसी दिन मैं आपको 18 का 18 भी करवा दूंगा। तो नदर्न रेलवे का जोन आपको पता है कि कहां पे होगा, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ में है। सदर्न रेलवे आपको पता है चेन्नई होगा, साउथ में चेन्नई। वेस्टर्न रेलवे मतलब या तो गुजरात में हो सकता है या फिर महाराष्ट्र में होगा, तो यह है चर्च गेट।
याद रखना दोस्तों कौन सा है, चर्च गेट। चर्च गेट कहां पे, महाराष्ट्र। और ईस्टर्न रेलवे कहां पे, कलकत्ता। तो अगर आप देखोगे चारों की चारों मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, चेन्नई, चर्च गेट मतलब मुंबई, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और ईस्टर्न गेट मतलब कलकत्ता। और ये चारों की चारों मेट्रो सिटीज है, तो इस तरह से आपने याद रखना, मैप के अकॉर्डिंग इसको याद रखोगे। और ये जो मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है, सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंडियन रेलवे की तरफ से स्टार्ट किया गया है। और इट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग ट्रेन एक्सीडेंट। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि आप कम्युनिकेशन जब आपकी रहेगी तो इसका मतलब आप उसको रोकने में क्या कर सकते हो, एक्सीडेंट को सहायता कर सकते हो। और साथ ही साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ द ट्रेन क्रू विद द कंट्रोल सेंटर एंड द स्टेशन मास्टर। तो यार पूरा का पूरा जो है वो नेटवर्क बन जाएगा कि हर स्टेशन मास्टर के साथ आपका कनेक्शन रहेगा। पूरा का पूरे जो ट्रेन के क्रू मेंबर्स हैं, जो उसको चला रहे हैं, जो उसके अंदर ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, तो सारे के सारे जो है वो कांटेक्ट में रहेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह से ना आ सके। फिलहाल ये 60 किलोमीटर के दायरे में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया, मतलब 60 किलोमीटर एक लाइन पे इसको स्टार्ट किया गया, जो कि चर्च गेट से लेकर विरार जंक्शन मुंबई में ही जो है वो ये स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज को याद रखना, धीरे धीरे करके ये सब जगह पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इंडियन रेलवेज के बारे में याद रखना है, उनके चेयरमैन और सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा है। क्योंकि आपको पता है जो वीके यादव जी हैं, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर किया था, और 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चेयरमैन और सीईओ हैं सुनीत शर्मा, हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु साइंड ए एमओयू टू सेट अप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस विद इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी गुजरात। तो यार ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिफ्ट सिटी कौन सी है, गुजरात है। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स को एक्सचेंज करने के लिए इंडिया एक ट्रेंड सेटर बन रहा है। मतलब मेटल्स को आप यहां पे क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर जो है वो सुविधा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि गिफ्ट सिटी के रूप से वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया। और अब यहां पे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाई जा रही हैं इसी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की सहायता से, ताकि वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो सके। तो अब इन्होंने टाई अप कर लिया है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन किसके साथ मिलकर खोलेंगे, ताकि वहां पे भी जो है वो इस स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर जो है वो क्या हो सके, ट्रेडिंग हो सके। खास करके प्रीशियस मेटल्स की, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इनकी जो है वो ट्रेडिंग हो सके। और ये बात हो रही है यहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप यहां पे देख सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साइंस पैक्ट विद द वेरियस एंटिटीज टू सेट अप इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट द गिफ्ट सिटी। तो एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो सेटअप किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से हम पूरा का पूरा जो मेटल एक्सचेंज है वो भी हम क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। और रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि एनएससी इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट बन चुका है, और पूरे वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन चुका है, जिसमें आप ट्रेड स्टॉक्स को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडर। इवन 70 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी जो है वो किसके अंदर हुई है, सबसे ज्यादा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुई है। और याद रखना है ये एमओयू साइन किया गया है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो है वो प्राइस सेटर बनना है, कहां पे, बुलियन थ्रू गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी। तो यार बहुत ही फेमस एक सेंटर बनाया गया था, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, जिसके पहले चेयरमैन कौन थे, इंजेती श्रीनिवास। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, गांधीनगर। एंड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी रेगुलेशन 2020 एंड अदर एप्लीकेबल लॉज। तो ये भी आपने याद रखना है कि आईएफएससी जो है वो गिफ्ट सिटी के अंदर जो है वो बनाया गया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जिसमें हर तरह की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, ये एक प्रीशियस मेटल डीलर की तरह काम करेगा, जिसमें आप अलग अलग तरह की प्रीशियस मेटल और डायमंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको और डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसको और जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखना यार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है विक्रम लिमाय। तो ये चीज आपने याद रखनी है। विक्रम लिमाय जो है वो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो नए हमारे पास क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कब इसको स्टार्ट किया गया था, 1992 में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who has launched its first overseas offering, namely International Assess US Equity Fund of Funds for invest in the mutual fund schemes in the United States market। तो यार किसने, या आप कह सकते हो कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये एक नया एक फंड ऑफ फंड स्टार्ट किया है, इक्विटी फंड ऑफ फंड इसको नाम दिया गया है, नाम है इंटरनेशनल असेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड, जो कि यूनाइटेड नेशंस की यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसके अंदर क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये हमारे पास कौन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो याद रखना है एसबीआई म्यूचुअल फंड इज इंपॉर्टेंट। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एसबीआई इंटरनेशनल असेस एज यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड।
तो इससे क्या होगा, वो यूनाइटेड स्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चल रही है। और इस स्कीम के अंदर 95 से 100% पैसा जो है वो सिर्फ आमुंडी फंड्स में लगाया जाएगा, यूएस पायनियर फंड विच इन्वेस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द यूएस मार्केट। मतलब ये एक ऐसा फंड है, फंड ऑफ फंड्स इसको कह सकते हैं, जो कि यूएस की मार्केट के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि पैसा जो है वो बढ़ सके। तो यार याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में याद रखना है, उसके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मिस्टर विनय एम तौन से। तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ लेना ताकि बाय चांस एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया तो आप यहां से क्या कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन ऑर्डर टू बूस्ट इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोग्राम विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च ए $100 बिलियन क्रेडिट गारंटी स्कीम, ताकि क्या हो सके कि यार रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लगा सकें, खास करके एमएसएमईज उसको लगा सके, उसको यूज कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी बर्डन भी कम होगा। और खास करके न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं, लाइक 175 गीगावाट हमने अचीव करना है कब तक, 2022 तक, और 450 गीगावाट हमने अचीव करना है कौन से ईयर तक, 2030 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया यार कि इनको अचीव करने के लिए हमें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इसमें योगदान कौन दे रहा है, सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से यार बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है, $100 मिलियन, मतलब $1 बिलियन जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं और वो छोटी छोटी फर्म्स जो कि लेंडिंग क्राइटेरिया बैंक्स का मीट नहीं कर रहे, मतलब उनको किसी तरह से लोन नहीं मिल रहा है ताकि वो इसको इंस्टॉल कर सकें, तो वो क्या करेंगे, वो यहां से जो है वो डेट ले सकते हैं, लाइक एसबीआई से, एमएसएमई मिनिस्ट्री से, ताकि वो रूफ टॉप सोलर यूनिट स्टार्ट कर सकें और उनकी कॉस्ट कटिंग हो सके, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यूज में आ सके और कार्बन एमिशन भी क्या हो सके, कम हो सके। तो इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो की गई हैं। तो याद रखना यार, हमारे पास यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वर्ल्ड बैंक हमारे पास यहां पे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके साथ किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को इकट्ठा किया गया था। और दोनों का हेडक्वार्टर भी यार सेम ही है, वॉशिंगटन डीसी, और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। और एक बात याद रखनी है, कितनी कंट्रीज मेंबर है, 189। काफी बच्चे आईएमएफ के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज कितनी है, 190। रिसेंटली ऐड की गई थी अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कैश फ्री पार्टनर्स विद विच कंपनी टू इनेबल इंटरनेशनल पेमेंट फॉर मर्चेंट्स। यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेंगलुरु बेस्ड एक पेमेंट एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम क्या है, कैश फ्री। तो इसने पार्टनर किया एक कंपनी के साथ ताकि वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को भी जो मर्चेंट्स के लिए आसान बना दे और एक अच्छे से इंटरनेशनल पेमेंट्स का जो है वो प्रोग्राम जो है वो उनके सामने पेश कर दे। और ये किसके थ्रू किया जाएगा, मतलब उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट्स को कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा इसका, पेपैल। तो याद रखना है पेपैल इसका आंसर होगा। और यहां पे आप देख सकते हो कैश फ्री एंड पेपैल ज्वाइंट्स हैंड टू हेल्प स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टू सेल अक्रॉस 200 मार्केट्स। मतलब आप यहां पे सेल कर सकते हैं और अलग अलग करेंसी में आप पे कर सकते हो, मतलब 28 प्लस करेंसीज में आप यहां पे कर सकते हो। और पेपैल एक्सप्रेस को आपने यूज करना है एज ए बिजनेस एप्लीकेशन और उसके थ्रू आप ये पेमेंट्स कर सकते हो और अलग अलग तरह की मार्केट को असेस कर सकते हो। इसका मतलब आप अपनी मार्केट को और आगे बढ़ा सकते हो, ट्रांजेक्शन ईजी हो जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसका मतलब ग्रोथ जो है वो यहां पे आगे हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपैल के बारे में याद रखना, प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट हैं डैन सेशुलमन और हेडक्वार्टर कहां पे है, सैन जॉन्स कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिस्टोर्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ विच अथॉरिटी एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन आफ्टर ए डेकेड। मतलब यार 10 सालों के पहले जो है वो उस अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया था एज वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है वो झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे, लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई थी। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ऑर्गेनाइजेशन का वो उन्होंने खत्म कर दिया था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते थे। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, रिवोक कर दिया था। लेकिन अब दोबारा से उसको रिस्टोर किया गया है और एक वार्निंग के साथ कि अगर दोबारा से ऐसी गलती होती है तो हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कौन सी है, वो हमारे पास है जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2011 में इसके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे जिसके कारण इसको खत्म कर दिया गया था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मतलब मैं बात कर रहा हूं किरण रिजिजू जी की, तो उन्होंने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को दोबारा से क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया है।
तो एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एक नया यूनिट जो है वो दोबारा से बन गया है और इसको 31 दिसंबर 2021 से विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो एक साल के लिए क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब पहले वो कहते कि देखेंगे यार 31 दिसंबर तक, अगर सही काम किया तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, और 10 साल के बाद किया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं रहा था। इवन अब भी वार्निंग देके छोड़ा गया कि यार अगर अब भी लड़ाई झगड़े जो है वो होते रहे तो अब भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सारस आजीविका मेला 2021 स्टार्टेड एट विच प्लेस टू ब्रिंग रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर वन प्लेटफॉर्म। तो यार जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एक जगह पे अपनी चीजों को बेच सकें, अपनी चीजों को आगे जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़े और साथ ही साथ जो है वो उनकी इनकम भी जो है वो क्या हो सके, आगे बढ़ सके, खास करके रूरल वुमेन जो हाथ से चीजें बनाती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें प्रोत्साहन दिया गया है। और कहां पे इसका आयोजन किया गया? नोएडा के अंदर। एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से याद रखना है, बस याद क्या करना है, सारस आजीविका मेला 2021 कहां पे लगाया गया? नोएडा के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, यूनियन मिनिस्टर जो हैं रूरल डेवलपमेंट एंड इवन एग्रीकल्चर के भी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया कहां पे? नोएडा हाट के अंदर। और इससे क्या होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इसीलिए इसका उद्घाटन जो है वो किया गया 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च में। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 20 दिन या आप कह सकते हो 18 दिन जो है वो इसको चलाया जाएगा। मोर देन 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड क्राफ्ट्समैन जो हाथ से चीजें बनाते हैं 27 स्टेट से वो आएंगे और इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है उनकी बढ़ाई जा सके। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से ही इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स वेस्ट टू हेल्थ मिशन लॉन्च्ड विच फेलोशिप प्रोग्राम रिसेंटली। तो यार एक नया फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, किसकी तरफ से? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और उनका ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है वेस्ट टू वेल्थ, ताकि हम क्या कर सके, जितना भी वेस्ट होता है उसको किस तरह से हम यूज में लेके आ सकते हैं और उसको किस तरह से वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर एक फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, मतलब जो नए तरीके, नई इनोवेशन लेके आएगा कि किस तरह से वेस्ट को हम नए तरीके से यूज कर सकते हैं, उनको हम फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर क्या है इसका? स्वच्छता सारथी फेलोशिप। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम उनके साथ चल रहा है और स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है वो ये प्रोग्राम का नाम है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई कम्युनिटी है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी है, सैनिटरी वर्कर्स हैं, कोई भी है, हु आर वर्किंग एज स्वच्छता सारथीज टू टैकल द चैलेंज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू वेरियस इनिशिएटिव। अगर कोई इनोवेट आइडिया वो लेके आते हैं तो उसके थ्रू जो है ये काम जो है वो किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये स्वच्छता जो सारथी फेलोशिप जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके थ्रू वो बहुत ज्यादा बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, खास करके अलग अलग तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि किस तरह से हम जो है वो वेस्ट को कम कर सकते हैं और एक नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इसमें आगे 3 तरह की कैटेगरीज हैं। लाइक कैटेगरी ए वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड्स के लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी काम करेंगे। फिर आता है कैटेगरी बी जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हो गया, वो काम कर सकते हैं इसके अंदर। कैटेगरी सी जो आम लोग हो गए, मतलब चाहे वो कोई जॉब एस्पिरेंट है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी है, सैनिटरी वर्कर है, वो कैटेगरी सी के अंदर आ गया। लेकिन आपने याद नहीं रखना। तो वेस्ट टू वेल्थ एक मिशन प्रोग्राम है जो कि 9 नेशनल मिशन, जो 9 नेशनल मिशन चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये चल रहा है एक डीप ओशन एक्सप्लोरेशन की ओशन के नीचे से हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं या और चीजें निकाल सकते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का चल रहा है, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चल रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम में ये भी एक प्रोग्राम है। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रोफेसर कृष्ण स्वामी विजय राघवन। तो यार थोड़ा सा नाम एक बार पढ़ लें ताकि बाय चांस कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो आप यहां पे ये नाम यूज कर सकते हैं, प्रोफेसर कृष्णा स्वामी विजय राघवन। और ये डिपार्टमेंट या आप कह सकते हो ये ऑफिस जो है वो 1999 में क्रिएट किया गया था, इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहां पे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में है 1 in the 4 people will have hearing problem by 2050। WHO की एक रिपोर्ट है जो कि फर्स्ट रिपोर्ट है ऑन द हियरिंग। मतलब सुनने के लिए एक रिपोर्ट जो है वो WHO की तरफ से दी गई है कि यार लोगों की जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। 4 में से 1 बंदा जो है वो क्या होगा, आप कह सकते हो उसकी सुनने की क्षमता जो है वो नहीं होगी बाय द ईयर ऑफ 2050। ये WHO की रिपोर्ट है। तो बहुत ही हैरानीजनक जो है वो एक हमारे पास सामने आई है रिपोर्ट WHO की, जिससे हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। और आज की डेट में 1 in the 5 पीपल जो है, मतलब
5 में से एक बंदा जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो हियरिंग प्रॉब्लम को सफर कर रहा है, लेकिन ये 4 में से एक हो जाएंगे, मतलब 25% हो जाएगा। अभी 20% के आसपास ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर नहीं एड्रेस किया गया तो बहुत ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्चना पड़ेगा और बहुत ज्यादा चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक रिपोर्ट है, सिर्फ याद रखना है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द हियरिंग किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है, ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा, WHO। इस चीज को याद रखना है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन फेल बाय 5.8% इन 2020 ड्यू टू पेंडेमिक। यार एक अच्छी बात है, एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए कि कार्बन एमिशन कम हो चुका है। किसके कारण, पेंडेमिक के कारण। वो सबने देखा, सब लोगों ने देखा कि यार पेंडेमिक के कारण जो है वो हम व्हीकल नहीं यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते थे, फैक्ट्रीज बंद थी, जिसके कारण पोल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। 5.8% जो है वो पोल्यूशन कम हो गया। ये एक अच्छी बात जो है वो हमें यहां पे मिली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये लार्जेस्ट डिक्लाइन है पोल्यूशन के अंदर, पूरे पोल्यूशन को कम करने के अंदर सबसे लार्जेस्ट डिक्लाइन है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मतलब 1945 के बाद। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। लेकिन यार पेंडेमिक से हमें कुछ सीखना चाहिए, काफ़ी चीज़ें हम सीख सकते हैं पेंडेमिक से, कि हमें जो हम चल रहे थे, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे थे, हर रोज एक नई चीज आपके सामने आ रही है और आप उसको पाने के लिए मेहनत करते जा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए आप जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो हमें यार रुकना होगा, सोचना होगा, पेशेंस चाहिए, ताकि हम चीजों को क्या कर सके, धीरे धीरे करके जो है वो कंसोलिडेट कर सके, इकट्ठा कर सकें और चीजों को आगे बढ़ा सकें। तो यार थमने की जरूरत है, आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सोच के आगे बढ़ेंगे। हमने जो है वो स्पून फीडिंग के अंदर या बेड़ चाल के अंदर जो है वो नहीं फंसना। और ये रिपोर्ट यार किसने दी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से दी गई है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, पेरिस, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट आएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज लिस्टिंग रूल्स फॉर IPOs ऑफ द लार्ज कंपनीज। मतलब सेबी ने कुछ रूल्स बताए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए, लार्ज कंपनीज के लिए। तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक दो चीजें जो है इसमें चेंज की गई हैं। लेकिन सेबी के बारे में याद रखना है, 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी, मतलब इसका एक्ट पास हो चुका था। और करंटली हेड कौन है, अजय त्यागी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बाघेल जी, उन्होंने यार नया स्टेट बजट पेश किया। तो आपको पता है कि फरवरी और उसका महीना चल रहा है मार्च का, जिसके अंदर बजट्स दिए जाते हैं। तो यार स्टेट बजट दिया गया, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं वो वेबसाइट से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 45th सिविल अकाउंट्स डे, 1 मार्च 2021। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा आपने इसको ध्यान में रखना है कि यार एक सर ने करवाया था सिविल अकाउंट्स डे। तो मतलब इस दिन क्या होता होगा, तो इसमें जो है वो ऐसे नहीं कि मतलब सारे अकाउंट्स को चेक किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो है वो जनरली क्या किया जाता है कि एक वर्चुअल इवेंट्स जो है वो किए जाते हैं, जिसके अंदर अकाउंट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 मार्च को क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंट्स के लिए सबसे ऊपर है, वो है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। और वो ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो 1 मार्च को हुआ था 1976 में, इसलिए इसको मनाया जाता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन जो है वो किया था, तो इसलिए याद रखना है जो भी वर्चुअल इवेंट इसके अंदर हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑथर शराबनी और श्राबनी बासु, न्यू बुक द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर टू बी रिलीज। तो यार एक मिस्ट्री बुक है, तो बहुत ही कम चांस है कि एग्जामिनर आपको ऐसी बुक पूछ ले, क्योंकि वो कोई ना कोई इनोवेटिव बुक पूछेगा या कोई ऐसी बुक पूछेगा जिसका नाम जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग लेवल पे हो। तो अदरवाइज आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे न्यूज को, ऐसी न्यूज को सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो फिर से एक बार पढ़ोगे, तो इसका मतलब जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो स्मार्ट वर्क के थ्रू आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो 2-3 चीजें हैं। एक तो आपने सीखना है कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे WHO इंपॉर्टेंट हो गया, सेबी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 2 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान। यार घोड़े पे खेल रहे थे वो पोलो, या जिसको कह देते हैं चौगान, तो उनकी डेथ हो गई थी वहां पे। उनका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूं, 1206 से लेकर 1210 तक का था। 1206 से लेकर 1210, मतलब 4 साल उन्होंने रूल किया है। उसके बाद जो है वो बहुत ही फेमस रूलर जो है वो इल्तुतमिश आ चुके थे। तो इसका मतलब इल्तुतमिश तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसके बाद आए थे। और आंसर क्या होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद एक स्लेव थे। किसके स्लेव थे, मोहम्मद गौरी के। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन मोस्ट फेमस रूलर जो है वो कौन है, वो है इल्तुतमिश, और इनको रियल फाउंडर माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है
सरिस्का एंड रणथंबोर आर द रिजर्व्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है यार, सरिस्का भी रणथंबोर भी दोनों कहां पे हैं? सरिस्का और रणथंबोर दोनों आपको मिल जाएंगे राजस्थान के अंदर। दोनों किस वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड हैं? तो आप यहां पे देख सकते हो 4 ऑप्शंस, और आपने आंसर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने 700 प्लस लाइक्स के मुझे इस इनिशिएटिव के ऊपर सपोर्ट करना है। आज ही मैं आपकी सारी की सारी वीडियोस पूरी कर दूंगा, रात तक सारी वीडियोस आपकी पूरी हो जाएंगी जितनी भी फरवरी मंथ की पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और गाइस इस बेल बटन को प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर चीज आपको ऑन टाइम मिलती रहे। और ये फेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, 101% बूस्ट करेगा। और अगर आप इसी तरह से पीडीएफ्स को पढ़ते रहेंगे और करंट अफेयर्स को वीडियोस के थ्रू देखते रहेंगे तो आपका जो सेक्शन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज 90 से 95% करंट अफेयर जो आपको एग्जाम में आते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमेशा खुश रहें, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना। लाइफ इज फन, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस अगेन एंड टेक केयर, बाय बाय।